फ्रांस के आसमान में 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ईज़ीजेट फ्लाइट 6074 अचानक गंभीर संकट में फंस गई। रेडियो और ऑटो पायलट ने जवाब दे दिया और पायलट पूरी तरह अपने कौशल पर निर्भर थे। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट चुका था। अगर इसे हाईजैक किया गया विमान समझ लिया गया तो इसे मार गिराने के लिए फाइटर जेट्स भेजे जा सकते थे। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। एक अमेरिकी विमान ईज़ीजेट विमान के करीब तेजी से आ रहा था। हवा में टकराव का खतरा हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। क्या यह उड़ान सुरक्षित अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी या आसमान में खो जाएगी? जानिए इस दिलचस्प और रोमांचक कहानी में। यह ईज़ीजेट फ्लाइट 6074 की कहानी है। 15 सितंबर 2006 की सुबह स्पेन के एलिकांटे एयरपोर्ट पर 138 यात्री और 6 क्रू सदस्य ईज़ीजेट एयरबस A319 विमान में सवार हुए। उनकी मंजिल यूनाइटेड किंगडम में मौजूद ब्रिस्टल एयरपोर्ट थी और यह लगभग 2.5 घंटे की उड़ान होने वाली थी। अधिकांश यात्री ब्रिटिश थे जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बाद घर लौट रहे थे। यूरोप में गर्मियों का यात्रा सीजन खत्म हो रहा था और मौसम भी शांत और अनुकूल लग रहा था। ईज़ीजेट एयरलाइन के लिए यह समय एक नई शुरुआत थी। एयरलाइन ने हाल ही में एयरबस कंपनी से नए और आधुनिक विमान खरीदे थे जो पुराने और ज्यादा ईंधन खर्च करने वाले बोइंग 737 की जगह लेने वाले थे। इस फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एयरबस A319 बिल्कुल नया था। इस विमान के कैप्टन की उम्र 42 साल थी और उनके पास लगभग 9000 घंटे की फ्लाइट का अनुभव था। लेकिन एयरबस पर उन्होंने केवल 400 घंटे ही उड़ान भरी थी। फर्स्ट ऑफिसर के पास कुल 3000 घंटे का फ्लाइट अनुभव था, जिसमें से 500 घंटे ही एयरबस पर थे। यह साफ था कि दोनों पायलट्स एयरबस के संचालन में पूरी तरह अनुभवी नहीं थे। फ्लाइट से पहले पायलट्स ने उन क्रू मेंबर्स से बातचीत की जिन्होंने इस विमान को पिछली उड़ान में चलाया था। उन्हें बताया गया कि विमान के बाएं इंजन के इलेक्ट्रिकल जनरेटर में समस्या है। यह जनरेटर विमान के कई महत्वपूर्ण सिस्टम्स को बिजली सप्लाई करता था, लेकिन समस्या के चलते इसे उड़ान के दौरान बंद रखना था। हालांकि इसे इतनी गंभीर खराबी नहीं माना गया कि फ्लाइट रद्द करनी पड़े। विमान के पास दाएं इंजन से जुड़ा दूसरा जनरेटर था और इसके अलावा विमान की पूंछ में मौजूद ऑक्सिलरी पावर यूनिट से भी बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी। पायलट्स को निर्देश दिया गया कि वे पूरे सफर के दौरान ऑक्सिलरी पावर यूनिट को चालू रखें ताकि किसी तरह की अतिरिक्त समस्या से बचा जा सके। सुबह 11:10 पर फ्लाइट 6074 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। यात्रियों ने अपनी सीटें ले ली थीं, सामान रख दिया गया था और विमान में लगभग 8000 किलो ईंधन भरा जा चुका था। कुछ मिनट बाद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने दरवाजे बंद कर दिए और विमान गेट से पीछे हटने लगा। यात्रियों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके विमान में पहले से एक तकनीकी समस्या मौजूद थी। पायलट्स को इसकी जानकारी थी, लेकिन वे उसकी गंभीरता को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। कुछ ही देर में यह विमान और इसके पायलट एक ऐसी मुश्किल में फंसने वाले थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह 11:25 पर कैप्टन ने विमान को रनवे पर खड़ा किया और टेक ऑफ के लिए इंजन को थ्रस्ट पर सेट किया। टेक ऑफ पूरी तरह सामान्य था। विमान ने तेजी से गति पकड़ी और आसमान में चढ़ने लगा। कैप्टन ने विमान को उत्तर की ओर मोड़ते हुए इसे 32,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाया। सब कुछ ठीक लग रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट्स यात्रियों को खाना और पानी परोसने में व्यस्त थे और पायलट्स विमान के सिस्टम्स पर नजर रखे हुए थे। टेक ऑफ के करीब 1.5 घंटे बाद जब विमान फ्रांस के ग्रामीण इलाकों के ऊपर उड़ रहा था, तब अचानक स्थिति बदल गई। पायलट्स ने एक तेज आवाज सुनी। मास्टर वार्निंग अलार्म बजने लगा और ऑटो पायलट सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया। कैप्टन ने तुरंत नियंत्रण फर्स्ट ऑफिसर को सौंप दिया क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर के उपकरण अभी भी काम कर रहे थे। अब पायलट्स को विमान को पूरी तरह मैन्युअल रूप से नियंत्रित करना था। फर्स्ट ऑफिसर ने साइड स्टिक और थ्रस्ट लीवर को पकड़ते हुए विमान को स्थिर रखने की कोशिश की। विमान लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्वनि की गति के करीब उड़ रहा था, जिसके वजह से इसे कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो रहा था। कैप्टन को लगा कि शायद APU जो उड़ान की शुरुआत से चालू था वह बंद हो गया है या फिर किसी जनरेटर में खराबी आ गई है। उन्होंने कॉकपिट के चारों ओर देखा तो पाया कि उनके मुख्य डिस्प्ले और ऑटो पायलट पूरी तरह से बंद हो चुके थे। रेडियो पैनल में भी कोई लाइट्स नहीं थीं, यानी रेडियो सिस्टम पूरी तरह से ठप था। ये एक गंभीर स्थिति थी क्योंकि रेडियो के बिना पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं कर सकते थे। इसका मतलब था
कि फ्लाइट 6074 बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कुछ मिनट्स बाद कैप्टन ने इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटर पर दिख रही चेकलिस्ट को फॉलो करना शुरू किया। वह समस्या को हल करने और विमान को स्थिर रखने के प्रयास में जुट गए, लेकिन हालात जितने खतरनाक दिख रहे थे उससे कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहे थे। विमान अब एक ऐसी स्थिति में था जहां हर कदम बेहद सोच समझकर और जल्दी उठाना जरूरी था। कैप्टन ने देखा कि रेडियो पैनल की सारी लाइट्स बंद हो गई थीं। उन्होंने सोचा कि शायद सिर्फ लाइट्स बंद हैं और रेडियो अभी भी काम कर रहे हों। उन्होंने माइक्रोफोन उठाकर VHF-1 रेडियो के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दूसरा रेडियो VHF-2 इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर उनकी चिंता बढ़ गई। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर विमान को मैन्युअली उड़ाते रहे। कैप्टन ने अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर मेडे संदेश भेजा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर फर्स्ट ऑफिसर ने भी अपने रेडियो से संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला। विमान के अंदर यात्री और फ्लाइट अटेंडेंट्स को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि कोई बड़ी समस्या चल रही है। सभी को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, इंजन सही से काम कर रहे थे और विमान बिना किसी झटके के आराम से उड़ रहा था। लेकिन कॉकपिट में पायलट्स बहुत परेशान थे। वे लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि समस्या कितनी गंभीर है और इसे कैसे ठीक किया जाए। उधर जमीन पर करीब 10 किलोमीटर नीचे ब्रेस्ट एरिया कंट्रोल सेंटर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फ्लाइट 6074 पर नजर रख रहा था। अचानक उसका ध्यान इस पर गया कि यह विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया है। कंट्रोलर ने तुरंत रेडियो के जरिए पायलट्स से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे चिंता होने लगी, क्योंकि न तो रडार पर विमान का कोई निशान था और न ही रेडियो पर कोई जवाब मिल रहा था। उसे शक होने लगा था कि शायद विमान के साथ कुछ बड़ा हादसा हो गया है। कंट्रोलर ने कई बार रेडियो पर कॉल किया, लेकिन हर बार सिर्फ सन्नाटा सुनाई दिया। इसके बाद उसने हताश होकर उसी एयरस्पेस में उड़ रहे एक अन्य ईजी जेट विमान से संपर्क किया। उसने उस विमान के क्रू से कहा कि वे अपनी कंपनी की फ्रीक्वेंसी से गायब हुए विमान से संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन उस फ्लाइट के क्रू को भी कोई सफलता नहीं मिली। कंट्रोलर के मन में कई सवाल थे। क्या विमान का कोई बड़ा हादसा हुआ है, जैसे कि बम विस्फोट, या फिर कहीं इसका अपहरण तो नहीं हो गया? लेकिन एक और संभावना थी जो शायद सबसे डरावनी थी। जब कंट्रोलर ने आखिरी बार रडार पर विमान को देखा था, तब वह 32,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ रहा था। लेकिन इसके उत्तर में एक अमेरिकन एयरलाइंस का जेट विमान पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा था। वह भी 32,000 फीट की ऊंचाई पर था। दोनों विमानों के रास्ते एक दूसरे को काट रहे थे। अगर ईजीजेट का विमान अब भी हवा में था, तो दोनों विमानों के बीच सिर्फ 1 मिनट का फासला बचा था। कंट्रोलर ने तुरंत अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या वे अपने टीकास डिस्प्ले पर ईजीजेट विमान को देख सकते हैं। टीकास यानी ट्रैफिक कोलिजन एंड अवॉइडेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पायलट्स को संभावित टक्कर से बचने के लिए चेतावनी देता है। जब यह सिस्टम खतरा भांपता है तो ट्रैफिक कहकर पायलट्स को ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने का निर्देश देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या यह थी कि यह सिस्टम तभी काम करता है जब दोनों विमानों में टीकास चालू हो। ईजीजेट विमान में बिजली की समस्या की वजह से टीकास काम नहीं कर रहा था। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 63 के पायलट्स ने अपने डिस्प्ले पर ध्यान दिया, लेकिन उन्हें ईजीजेट विमान कहीं नहीं दिखा। हर सेकंड दोनों विमान एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। कंट्रोलर के लिए यह पल बेहद तनावपूर्ण और डरावने थे। अगर ये दोनों विमान आपस में टकरा जाते तो जान माल का नुकसान बहुत ही गंभीर होता। कंट्रोलर के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। क्या वह अमेरिकन एयरलाइंस के जेट को उसकी ऊंचाई बदलने का आदेश दे या उसे वहीं रहने दे? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर था कि ईजीजेट का विमान उस समय क्या कर रहा था। लेकिन रडार पर ईजीजेट विमान दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे कंट्रोलर को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कंट्रोलर को तुरंत फैसला लेना था। उसने अमेरिकन एयरलाइंस के विमान को 31,000 फीट की ऊंचाई पर आने का निर्देश दिया। लेकिन तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में शिफ्ट बदलने का समय आ गया। ऐसे नाजुक मौके पर जो कंट्रोलर फ्लाइट को संभाल रहा था, वह अपनी ड्यूटी से हट गया और उसने अपने सहयोगी को नियंत्रण सौंप दिया। अमेरिकन एयरलाइंस का जेट अभी नीचे उतरना शुरू नहीं कर पाया था। पायलट अब भी टीकास और खिड़की से बाहर ईजीजेट विमान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुराने कंट्रोलर के पास नए कंट्रोलर को पूरी जानकारी देने का समय नहीं था। नए कंट्रोलर ने जल्दबाजी में अमेरिकन एयरलाइंस के विमान को तुरंत नीचे उतरने का आदेश दिया।
अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 63 के पायलट्स ने विमान को नीचे ले जाना शुरू किया। कंट्रोलर सांस रोककर स्क्रीन पर विमान की ऊंचाई कम होते हुए देख रहे थे। तभी रेडियो पर एक आवाज आई। अमेरिकन एयरलाइंस के पायलट्स ने अपनी खिड़की से ईज़ीजेट विमान को देखा जो उनके ऊपर से गुजर रहा था। ये वही लापता विमान था। कंट्रोलर ने राहत की सांस ली। उनकी सबसे बड़ी चिंता सच नहीं हुई। दोनों विमानों के बीच केवल 19 सेकंड का अंतर रह गया था, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। ईज़ीजेट का विमान अब भी हवा में था और वह किसी से संपर्क नहीं कर रहा था। अब कंट्रोलर को यह डर सताने लगा कि कहीं यह विमान अपहरण का शिकार तो नहीं हो गया। वहीं कॉकपिट में पायलट्स को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। वे अपने कम्युनिकेशन समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्हें भी इस बात की चिंता थी कि कंट्रोलर्स कहीं उन्हें अपहरण किया हुआ विमान न समझ लें। अगर ऐसा हुआ और लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स, उनके विमान को रोकने के लिए भेजे गए तो बिना रेडियो काम किए पायलट्स उनसे बात कैसे करेंगे? और अगर किसी कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें तुरंत अपनी दिशा बदलने या कहीं और जाने का आदेश दिया और वे इसे सुन या मान नहीं पाए, तो क्या यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि उनके विमान को मार गिराया जाए? पायलट्स के दिमाग में ये सारे सवाल थे जो उनके तनाव को और बढ़ा रहे थे। इस पूरे हालात में वे अपनी कम्युनिकेशन समस्या को सुलझाने पर पूरा ध्यान दे रहे थे, लेकिन समय उनके खिलाफ तेजी से भाग रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क नहीं कर पाए, तो कैप्टन ने ई-कैम चेकलिस्ट के निर्देशों के अनुसार अगले कदम उठाने शुरू किए। चेकलिस्ट के अंत में एक निर्देश था कि ट्रांसपॉन्डर सिस्टम नंबर 1 से बदलकर सिस्टम नंबर 2 पर स्विच करें। ट्रांसपॉन्डर वह डिवाइस है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विमान की स्थिति और ऊंचाई की जानकारी देता है। कैप्टन ने ट्रांसपॉन्डर सिस्टम को नंबर 2 पर स्विच किया। ऐसा करने से स्क्रीन पर सिग्नल के नंबर फिर से दिखाई देने लगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि विमान सही तरीके से सिग्नल भेज रहा था। स्क्रीन पर नंबर दिख रहे थे, लेकिन बाकी कंट्रोल पैनल की लाइट्स अब भी बंद थीं। पायलट्स इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे और यह तय नहीं कर पा रहे थे कि सिस्टम सही काम कर रहा है या सिर्फ स्क्रीन पर ऐसा दिखाई दे रहा है। इस बीच ब्रेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रडार पर ईज़ीजेट फ्लाइट 6074 का सिग्नल फिर से देख लिया। उन्हें राहत महसूस हुई क्योंकि विमान अपने निर्धारित रूट पर था और 32,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। कंट्रोलर ने तुरंत रेडियो के जरिए पायलट्स से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रेडियो का संपर्क अभी भी टूटा हुआ था और यह एक बड़ी समस्या थी। कॉकपिट में पायलट्स आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए बात कर रहे थे। उन्हें तय करना था कि अपने स्क्वॉक कोड को कैसे अपडेट किया जाए। स्क्वॉक कोड एक ऐसा नंबर होता है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल विमान को असाइन करता है ताकि रडार पर विमानों की पहचान आसानी से हो सके, लेकिन मौजूदा स्थिति में इसे बदलना जरूरी हो गया था। एविएशन में 3 मुख्य आपातकालीन कोड होते हैं: 7500 अपहरण के लिए, 7600 रेडियो खराबी के लिए और 7700 सामान्य आपातकालीन स्थिति के लिए। पायलट्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि उनकी समस्या केवल रेडियो खराबी से ज्यादा गंभीर है। इसलिए उन्होंने 7700 कोड सेट किया और आइडेंट बटन दबाया ताकि कंट्रोलर को स्थिति की गंभीरता का पता चल सके। रडार पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने देखा कि विमान ने 7700 कोड ट्रांसमिट किया है। यह संकेत दे रहा था कि विमान किसी गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। हालांकि कंट्रोलर को यह समझ नहीं आ रहा था कि विमान में असल में क्या हो रहा है। कॉकपिट में पायलट्स भी लगातार यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह समस्या क्यों हो रही है और इसे कैसे हल किया जाए। कैप्टन ने समस्या को हल करने के लिए ई-कैम निर्देशों का पालन किया। उन्होंने सबसे पहले जनरेटर नंबर 1 को बंद करके दोबारा चालू किया, यह सोचते हुए कि शायद इससे सिस्टम दोबारा पावर हासिल कर ले, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। विमान के सारे सिस्टम अब भी पावर के बिना थे और इस वजह से कॉकपिट के उपकरण और लाइट्स काम नहीं कर रहे थे। इस स्थिति में विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड कराना एक बड़ा सवाल बन गया था। कैप्टन ने समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने खुद से पूछा कि उड़ान के दौरान ऐसा क्या हुआ था जो इस समस्या का कारण बन सकता है। उन्हें याद आया कि विमान के पिछले हिस्से में स्थित एपीयू उड़ान के दौरान चालू था। उन्होंने सोचा कि शायद एपीयू या उसका जनरेटर काम करना बंद कर चुका हो। इसका पता लगाने के लिए कैप्टन ने एपीयू को बंद कर फिर से चालू किया।
पायलट्स को उम्मीद थी कि एपीयू के चालू होते ही कॉकपिट के उपकरण और सिस्टम फिर से काम करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे यह साफ हो गया कि समस्या एपीयू में नहीं थी। अब पायलट्स के पास समय कम था और स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि विमान के सिस्टम को किसी भी तरह से पावर वापस कैसे दी जाए ताकि इसे सुरक्षित तरीके से लैंड कराया जा सके। इस गंभीर स्थिति में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर हर संभव विकल्प पर विचार कर रहे थे। पायलट्स ने जो भी कोशिश की वह बेअसर रही। बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका था और विमान को मैन्युअली उड़ा रहे थे। स्थिति और खराब हो सकती थी। क्या होगा अगर फर्स्ट ऑफिसर के इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना बंद कर दें? ऐसे में विमान को एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचाया जाएगा? या अगर उन्हें लड़ाकू विमानों ने इंटरसेप्ट कर लिया तो वे अपनी स्थिति कैसे समझाएंगे? समस्या बढ़ती जा रही थी और समय निकलता जा रहा था। कैप्टन ने लीड फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में बुलाया और बताया कि आपातकालीन स्थिति है और कैबिन को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करना होगा। यह पहली बार था जब विमान में पीछे बैठे किसी व्यक्ति को स्थिति की गंभीरता का पता चला। फ्लाइट अटेंडेंट ने बाकी क्रू को जानकारी दी, जिन्होंने यात्रियों को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अब पायलट्स के सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय था। क्या वे अपनी गंतव्य जगह ब्रिस्टल की ओर बढ़ते रहें या किसी नजदीकी एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट करें? उनकी स्थिति को देखते हुए, जो किसी भी समय और खराब हो सकती थी, ब्रिस्टल तक जाने का निर्णय खतरनाक हो सकता था। लेकिन पायलट्स को पता था कि अगर वे अपने निर्धारित मार्ग से हटकर कहीं और मुड़ते तो लड़ाकू विमान इसे एक आक्रामक कदम मान सकते थे। बिना रेडियो काम किए पायलट्स को यह समझाने में बहुत मुश्किल होती कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वे अपने निर्धारित मार्ग पर चलते रहे तो लड़ाकू विमानों के इंटरसेप्ट करने की संभावना कम थी। इसके अलावा ब्रिस्टल के मौसम की जानकारी उनके पास पहले से थी। किसी अन्य एयरपोर्ट की ओर जाने पर वे वहां के मौसम की जानकारी नहीं ले सकते थे। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद कैप्टन ने ब्रिस्टल की ओर जारी रखने का फैसला किया। भले ही इसका मतलब था कि विमान अधिक समय तक हवा में रहेगा, लेकिन इससे कम से कम विमान की गतिविधियां बाहरी दुनिया के लिए अनुमानित रहेंगी। लेकिन इस फैसले ने क्रू की समस्याओं को हल नहीं किया। वास्तव में उनकी मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई थीं। विमान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पायलट यह सुनिश्चित नहीं कर सकते थे कि वे विमान को रनवे पर सही तरीके से रोक पाएंगे। ब्रिस्टल एयरपोर्ट में यूके के किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तुलना में सबसे छोटे रनवे में से एक है। अगर अन्य सिस्टम जैसे स्पॉयलर्स, फ्लैप्स या थ्रस्ट रिवर्सर्स भी काम करना बंद कर चुके होते तो लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से बाहर जा सकता था। कैप्टन ने क्विक रेफरेंस हैंडबुक के पन्ने पलटे ताकि वे यह पता लगा सकें कि विभिन्न फेलियर स्थितियों में विमान को रोकने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होगी। ब्रिस्टल का रनवे 09 उन्हें विमान रोकने के लिए पर्याप्त दूरी दे सकता है। मौसम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जब वे ब्रिस्टल पहुंचेंगे तो रनवे शायद सूखा होगा, जिससे विमान को रोकना और भी संभव हो सकेगा। फैसला हो गया। क्रू ने तय किया कि वे अपने क्षतिग्रस्त विमान को ब्रिस्टल पर लैंड करने की कोशिश करेंगे। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर के फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में आगमन मार्ग प्रोग्राम करना शुरू किया। उन्होंने ब्रिस्टल के रनवे 09 के लिए एक स्टैंडर्ड आगमन मार्ग चुना ताकि विमान की गतिविधियां एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए अनुमानित रहें और विमान को खतरे के रूप में न देखा जाए। सभी तैयारी पूरी होने के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने विमान को नीचे लाना शुरू किया। 32,000 फीट की ऊंचाई से मैन्युअल रूप से विमान को उतारने का अनुभव उनके लिए असामान्य था। सामान्य तौर पर पायलट फ्लाइट की शुरुआत में और लैंडिंग से कुछ मिनट पहले मैन्युअली विमान उड़ाते हैं, लेकिन क्रूजिंग ऊंचाई पर मैन्युअल उड़ान सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं की जाती। फिर भी फर्स्ट ऑफिसर के लिए यह काम आसान था। वह और कैप्टन मिलकर एक टीम की तरह बेहतरीन काम कर रहे थे। कैप्टन ने जिम्मेदारियां इस तरह बांटी थीं कि किसी भी पायलट पर ज्यादा भार न पड़े। लेकिन जैसे जैसे विमान नीचे उतर रहा था, पायलट्स जानते थे कि असली चुनौती अभी बाकी थी। विमान में पीछे बैठे 142 लोगों की जिम्मेदारी का एहसास बहुत बड़ा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, फर्स्ट ऑफिसर ने खुद को ठंडा और हल्का महसूस करना शुरू कर दिया। यह एक चिंताजनक स्थिति थी, क्योंकि ये हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हो सकते थे। पायलट्स ने यह सोचा कि क्या विमान डिप्रेशराइज हो रहा है।
उन्होंने ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करने पर विचार किया, लेकिन यह तय किया कि वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मास्क पहनने से उनके लिए एक दूसरे के साथ संवाद करना कठिन हो जाता। कुछ ही मिनटों में वे एक सांस लेने योग्य ऊंचाई पर पहुंचने वाले थे। विमान चुपचाप नीचे उतर रहा था और लंदन के कंट्रोलर इसका ट्रैक कर रहे थे। उनके अनुसार विमान ब्रिस्टल की ओर अपनी मूल मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने ब्रिस्टल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उन्हें बताया कि दक्षिणी इंग्लैंड के तट के ऊपर एक विमान उतर रहा है जो रेडियो संपर्क में नहीं है। अगर वह अपने फ्लाइट प्लान का अनुसरण कर रहा है तो उसे कुछ ही मिनटों में ब्रिस्टल में लैंड करना चाहिए। ब्रिस्टल में कंट्रोलर ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने एयरपोर्ट पर एक पूर्ण आपातकाल घोषित किया। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड रनवे की ओर भागे। सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार होते हुए सभी उड़ानों को रोक दिया गया क्योंकि चुपचाप बढ़ता हुआ जेट ब्रिस्टल के और करीब आ रहा था। कॉकपिट में पायलट्स के सामने सच्चाई का पल आने वाला था। वे यह पता लगाने वाले थे कि उनके फ्लैप्स, जो लैंडिंग के दौरान विमान को धीमा करने के लिए आवश्यक हैं, काम कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने यह तय किया कि यदि उन्हें बिना फ्लैप्स के लैंड करना पड़े तो यह अब भी जान लेना बेहतर होगा ताकि तैयारी का समय मिल सके। स्थानीय समय के अनुसार लगभग 12:20 पर कैप्टन ने फ्लैप लीवर को पहले पोजीशन पर रखा। दोनों पायलट्स ने सांस रोक ली, लेकिन कुछ सेकंड के भीतर उनके उपकरणों ने दिखाया कि फ्लैप्स सफलतापूर्वक खुल गए हैं। उनकी संभावना बेहतर हो गई थी। फ्लैप्स को और अधिक बढ़ाकर वे सामान्य लैंडिंग गति पर विमान को रनवे पर टचडाउन करने में सक्षम होंगे और विमान को रोकने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। लेकिन फ्लैप्स ही एकमात्र चीज नहीं थी जिसे लैंडिंग से पहले बढ़ाना था। लैंडिंग गियर का क्या? कैप्टन ने लैंडिंग गियर लीवर को नीचे किया और पायलट्स इंतजार करने लगे, लेकिन गियर खुलने की परिचित आवाज नहीं आई और न ही वे हरे संकेतक लाइटें जलीं जो गियर के पूरी तरह खुलने पर दिखाई देती हैं। ये आखिरी चीज थी जिसकी पायलट्स को जरूरत नहीं थी। अगर उन्हें विमान को इंजन के बल पर उतारना पड़ता तो विमान के रनवे पर आग का गोला बन जाने की वास्तविक संभावना थी। एयरपोर्ट पर टावर कंट्रोलर और इमरजेंसी सर्विसेज को इनमें से कुछ भी पता नहीं था। वे दूरबीनों के माध्यम से विमान को देखते हुए अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि विमान बिना किसी बाहरी संपर्क के फ्रांस के ऊपर से चला आ रहा था। लेकिन हर यात्री विमान में लैंडिंग गियर को नीचे लाने के लिए हमेशा एक वैकल्पिक तरीका होता है। A319 विमान मैनुअल ग्रेविटी गियर एक्सटेंशन सिस्टम से लैस होता है, जो गियर को उसके अपने वजन के बल पर खोलने की अनुमति देता है। कप्तान ने विमान के लैंडिंग गियर सिस्टम को मैन्युअली संचालित करने के लिए उसका हैंडल पकड़ा और लीवर को घुमाना शुरू किया। इस प्रक्रिया में काफी मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुला और लैंडिंग गियर धीरे धीरे अपनी जगह पर आ गया। अब विमान लैंडिंग के लिए तैयार था। पायलट्स ने तय किया कि लैंडिंग के दौरान कोई भी जोखिम नहीं लिया जाएगा। जैसे ही विमान के पहिए रनवे को छूते, फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ब्रेक लगाएंगे और इंजनों पर अधिकतम रिवर्स थ्रस्ट का उपयोग करेंगे। कैबिन में बैठे यात्रियों को इस आपातकालीन स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वे नहीं जानते थे कि लैंडिंग कैसी होगी। रनवे की ओर नीचे जाते हुए कैप्टन ने आखिरी प्रयास में ब्रिस्टल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला और कंट्रोल टावर का नंबर डायल किया, लेकिन इतने कम ऊंचाई पर भी सिग्नल नहीं मिला। हताश होकर उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर का फोन इस्तेमाल करके फिर से कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्रू के पास संपर्क का कोई और विकल्प नहीं बचा था। उन्हें बिना क्लियरेंस के ब्रिस्टल में लैंड करना था। जैसे ही विमान रनवे के करीब पहुंचा, कॉकपिट में एक ऑटोमेटिक आवाज विमान की ऊंचाई की गिनती करने लगी। फिर विमान ने रनवे को छुआ और फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत ब्रेक लगाए। इंजनों ने जोरदार आवाज के साथ अधिकतम रिवर्स थ्रस्ट पर काम करना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में विमान रनवे पर धीमा होकर रुक गया। ये डरावना और असामान्य अनुभव समाप्त हुआ और सभी 144 यात्री और क्रू सुरक्षित थे। पायलट्स के मन में एक सवाल रह गया था कि उनके नए और आधुनिक विमान में इतनी गंभीर बिजली की समस्या क्यों हुई। साथ ही उनकी चेकलिस्ट इस समस्या को ठीक करने में नाकाम क्यों रही। जांच में पता चला कि विमान के एक ट्रांसफार्मर के अंदर एक खराबी थी। इसने गलती से करंट के प्रवाह का संकेत दिया, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। इस कारण मेन इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद हो गई और उससे जुड़ी अन्य सभी सिस्टम भी बंद हो गईं। यह एक बड़ी तकनीकी समस्या थी जो भविष्य में फिर से हो सकती थी, लेकिन एयरबस ने इस घटना के बाद अपने सिस्टम को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी बदलाव किए। अब विमान के सॉफ्टवेयर में सुधार कर दिया गया है ताकि कंप्यूटर
गलत संकेतों को न पहचाने। इस घटना के बाद एयरबस ने अपने विमानों को और सुरक्षित बनाने के लिए कई बदलाव किए। अब अगर एक मुख्य बिजली का स्रोत खराब भी हो जाए तो रेडियो जैसे जरूरी सिस्टम काम करते रहेंगे। इससे फ्लाइट 6074 जैसी पूरी रेडियो विफलता दोबारा नहीं होगी। एयरबस ने यह भी बदलाव किया कि बिजली को खराब सिस्टम से ठीक सिस्टम में ट्रांसफर करने का काम पायलट्स को नहीं करना पड़े। अब यह प्रक्रिया खुद ब खुद ऑटोमेटिक होती है, जिससे यह जल्दी और बिना गलती के पूरी हो जाती है। इन बदलावों से आज के विमान पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपकी रुचि को देखते हुए अब चलिए एक और अनकही कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो पर क्लिक करें जहां हम एशियाना 214 की कहानी में गहराई से उतरेंगे, जिसने विमानन की सुरक्षा को नया दृष्टिकोण दिया।